नमस्कार, जय हिंद। पहला दगड़ियों, हम उत्तराखंड के इतिहास के समझने हैं, यानी कि हम उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ रहे थे। तो आज हम उत्तराखंड का जो इतिहास है, इसमें मैंने आपको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बता रहा था। ठीक है, इससे पहले की क्लास में मैं कम से कम 4 से 5 क्लासेस कवर करवा चुका हूँ। उसमें मैंने आपको बहुत से टॉपिक्स आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री का फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट किया है। अगर आपको क्लास करनी है, आप पहले से जाइए, एक एक क्लास को कवर कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ आइए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है कोल जनजाति। अब हम पहुंच गए जनजाति में, हमारे साहित्यिक स्रोत पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे जनजाति, यानी कि पहली जो जनजाति आती है उत्तराखंड के अंतर्गत, वो आती है कोल जनजाति। ठीक है, तो बात किसकी करेंगे? कोल जनजाति। कोल जनजाति, तो बात किसकी करेंगे? कोल जनजाति की। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड में आने वाली प्राचीनतम जनजाति किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कोल को। ठीक है, तो यानी कि उत्तराखंड में आने वाली प्राचीनतम जनजाति, प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड में आने वाली प्राचीनतम जनजाति कोल जनजाति ही है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ में क्या क्या आता है देखो। जो साहित्यिक ग्रंथ है, जैसे हमारे सभासार ग्रंथ है, या फिर कह सकते हैं जो रामायण भी मैंने कितने आपको ग्रंथ करवाए थे, तो उसमें जो साहित्यिक ग्रंथों में कोल जनजाति को क्या कहा गया है? मुंडे या सबर। क्या कहा गया है? मुंडे या फिर शबर कहा गया है, शबर कहा गया है। ठीक है, अब मेनली हम बात करेंगे जो कोल जनजाति है वो आती कहां से है करके। ठीक है, यानी कि ये उत्तराखंड में इनका निवास हुआ कैसे। मैं आपको आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी चल रही थी, उस समय क्या होता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम दौर चल रहा था, तब वहां पर आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, फिर वहां के लोग इधर उधर भागने लगे, उसी में से कुछ लोग उत्तराखंड में आ गए। उन्हीं लोगों को हम क्या बोलते हैं? कोल जनजाति बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यानी कि कहां से आए? सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें आए सबसे पहले कोल, कुछ कोई कोल आए, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार है। ठीक है, इसकी कोई पुष्टि नहीं होती कि ये सही में आए थे या कहाँ से आए थे, ये कोई किसी बात की पुष्टि नहीं होती। बस हाँ, इतिहासकारों ने माना है, या कहीं उनके स्रोत मिले होंगे, तो इसलिए हम इनको मानते हैं। कोल, किरात और खस। आज की क्लास में हम आपको कोल, किरात, खस तीन के तीन यहाँ पर कवर करवा देंगे। ठीक है, तो कोल भी पढ़ेंगे, किरात भी पढ़ेंगे और खस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आपके आ रहा होगा। प्राचीनतम जनजाति कोल जनजाति है। इनको साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या सबर, ये 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि ये मुंड या सबर करके। एक बार ये प्राचीनतम जनजाति उत्तराखंड की कौन सी है, तो वो कौन सी है? प्राचीनतम जनजाति कोल जनजाति है। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन सी जनजाति आई है? कोल आई है, किरात आई है और खस आई है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी विशेषता के। ठीक है, अब विशेषता क्या है इसकी? ये लोग आर्यों से थोड़ा भिन्न, भिन्न मतलब थोड़ा अलग थे। ये द्रविड़ प्रजाति के टाइप के लगते थे, जैसे हमारे द्रविड़ के लोग होते हैं काले टाइप के, वैसे ये लोग होते थे। ठीक है, एक अजीब सा होंठ कटा हुआ, इस टाइप के लोग होते थे। ठीक है, तो इसमें अब आपको ये समझना क्या है, लेकिन ये बॉडी यानी कि शरीर, शारीरिक क्षमता इनकी बहुत पावरफुल होती थी, यानी कि बहुत ताकतवर होते थे ये लोग। ठीक है, ये समझना होगा आपको। बस कभी कभी आपको अगर वैसे नंबर क्वेश्चन पूछ देता है, तो कथन कारण वाले, तो उसमें पूछ देगा कि जो कोल जनजाति होती है वो द्रविड़ जाति के लगते थे, किस तरीके से आज से किस तरह भिन्न थे करके, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये शक्ति यानी कि अब इनकी क्षमता पावरफुल थी। ठीक है, कालिदास ने भी इनके बारे में उल्लेख किया है। इनकी जो शारीरिक बनावट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कालिदास की किताब में भी हमें मिल जाती है। ठीक है, कालिदास और बाणभट्ट की किताबों में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें विशेषता में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, विशेषता थोड़ा द्रविड़ शैली के लगते थे, ये याद रखना। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली यानी कि मंदिर नहीं है, द्रविड़ तरह के। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, द्रविड़ शैली के लगते थे। और कालिदास, किस किसने इसका उल्लेख किया है? कालिदास और बाणभट्ट, इनकी शारीरिक बनावट का इनमें क्या क्या उल्लेख किया गया? कालिदास और बाणभट्ट। ठीक है, अब इनका व्यवसाय क्या था, यानी कि ये लोग काम क्या करते थे? इनका मुख्य उद्देश्य यानी कि मुख्य जो वो था, क्या कहते हैं, व्यवसाय था, वो था कृषि। कृषि से ही अपना जीवन यापन ये लोग करते थे।
और कभी कभी ये पशुपालन भी करते थे। मुख्य व्यवसाय 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 क्या था ये? कृषि। कृषि के अतिरिक्त ये लोग पशुपालन कर लेते थे, पशुपालन या फिर मुर्गी पालन, कीट पालन भी बोलते हैं इसको, या फिर मधुमक्खी पालन। ये सब इनका क्या था? व्यवसाय था। ठीक है, लेकिन जिसमें मेन क्या आता है? कृषि आता है। कृषि और पशुपालन मेन इसमें आता है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान देना होगा। कोल जनजाति के बारे में हम बहुत सी जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, अब इनके कुछ सामाजिक जो प्रथा है उसके बारे में भी, इनके जो सामाजिक जीवन था वो किस तरह का था करके उसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, जो कोल्लू का सामाजिक जीवन था, इनके में जो शादी थी और शादी यानी कि जो विवाह थी वो विवाह प्रथा बहु विवाह प्रथा थी। ठीक है, यानी कि ये एक लड़के कम से कम 3 से 4 शादियां करते ही करते थे, यानी कि बहु विवाह प्रथा इनमें चलती थी। ठीक है, जब यानी कि यहाँ मृत्यु हुई थी, पहले ये लोग जो मर जाता था उसको खुला छोड़ देते थे, यानी कि कोई मर गया तो उसको खुला छोड़ देंगे। लेकिन कालांतर में हाल ही में क्या हुआ है, अब उसको क्या करते हैं ये लोग? गाड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि अब क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। जो मर जाता है उसको अब गाड़ देते हैं। इस बात को ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, अधिकतर लोगों को जला दिया जाता है, लेकिन जो कोल जनजाति यहाँ अभी भी गाड़ने की प्रथा है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये कोल जाति के बारे में हम समझ गए। अब बात करते तो धार्मिक कैसे थे ये लोग, इनका धर्म धार्मिक किस तरीके थे? ये लोग काफी धार्मिक थे, अंधविश्वास भी ये करते थे, और ये देवी पूजा यानी कि मूर्ति पूजन में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये देवी देवता पूजन भी करते थे। तो हमने कोल जनजाति के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब इस क्लास में कवर करवा दी है। देखो, सबसे पहले हम इसका रिवीजन करते हैं। कोल जनजाति उत्तराखंड में आने वाली प्राचीनतम जनजाति है। कौन सी है? प्राचीनतम जनजाति है, जो सबसे पहले कहाँ आई थी? उत्तराखंड में आई थी। इनके साहित्यिक ग्रंथ में इनका नाम क्या कहा गया है? कहीं मुंड, कहीं सबर इनको कहा गया है। और क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता से इधर आए थे भाग करके, और अब इनको उत्तराखंड का मूल निवासी माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना, इसलिए इनको मूल निवासी माना जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखना, जो इनकी जो भाषा है उसमें हमारे जो कुमाऊनी और गढ़वाली में बहुत इनको देखा जाता है। जो मेनली जो इनका इतिहास, जो इनकी भाषा है, कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावली में इनकी भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये लोग पहले ही उत्तराखंड में आ चुके थे, बहुत पहले ये लोग उत्तराखंड में आ चुके थे। ठीक है, तो इसलिए प्राचीनतम जनजाति ये है, तो इनका प्रभाव तो कुमाऊनी और गढ़वाली में पड़ना ही था। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। साहित्य ग्रंथ में मुंड या सबर कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, कोल, किरात, खस, ये 3 मेनली जाति हैं, इसको हम कवर करेंगे अभी। विशेषता क्या है? द्रविड़ शैली के थे, थोड़ा अलग टाइप के लोग होते थे। कालिदास और बाण भट्ट ने इनकी संरचना यानी कि इनकी जो बनावट का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है अपनी बुक में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि इनका क्या करते थे? पालन करते थे। मरने के बाद ये लोग लाश को गाड़ देते हैं, पहले खुला छोड़ देते थे, लेकिन हाल ही में क्या करते हैं? अब गाड़ देते हैं। ठीक है, तो कोल जनजाति के बारे में आप विशेषतर जितनी भी जानकारी है आप ले चुके हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम किरात जनजाति को पढ़ेंगे और फिर हम खस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे किरात जाति का। ठीक है, तो किरात को पढ़ेंगे हम, कोल पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे किरात। किरात जाति, तो किरात जाति के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अब जो जॉर्ज गियर्सन है, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार जो उत्तराखंड में प्रथम आने वाली जनजाति है वो किसको मानते हैं? वो किरात को मानते हैं। अन्य जो भी हमारे जो साहित्य लेखक थे या फिर कोई इतिहासकार थे वो मानते हैं कि पहली जनजाति उत्तराखंड में कोल आई थी। लेकिन जो जॉर्ज गियर्सन है, जॉर्ज गियर्सन कहते हैं कि पहले आने वाली उत्तराखंड में जनजाति है वो किरात जाति है। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखना, क्या है? किरात जाति है। तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ना। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार, जॉर्ज गियर्सन उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जाति, प्रथम जनजाति, इसको याद होना चाहिए। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जनजाति कौन सी है? वो किरात को मानते हैं, जबकि अन्य और जितने भी इतिहासकार हैं वो सब के सब क्या मानते हैं? कोल जनजाति उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जनजाति है। ठीक है, कोई मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से आया था, यानी कि वहां से भागकर इधर आए थे, और कोई क्या बोलता है जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ आए थे उससे पहले ये उत्तराखंड के कई स्थानों में ये लोग निवास करते थे। ठीक है, अब किसकी बात सच है ये तो हम भी नहीं जानते हैं,
हाँ, इतना कहा गया है। कोई इतिहासकार बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से आए थे, और कोई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो उत्तराखंड में हमारी विभिन्न जगहों में इनका निवास स्थान रहता था। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। कोल से इनका जो मतलब पहले ये कोल और किरात आपस में, इन दोनों के आपस में लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, जब ये लोग आए वो लोग आए, आपस में ये दोनों लड़ने लग जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच क्या हो गया, शादी विवाह होने लग गया, यानी कि किरात और कोलू के बीच शादी आदि होकर अपनाने लग गए। लेकिन बाद में आते हैं खस। खस फिर इन दोनों को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, और उनका आधिपत्य यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा। किरात और जो खस थे, सॉरी, किरात और जो कोल थे, वो एक ही साथ साथ यहाँ के माने जाते हैं, जबकि खस इनके बाद आए थे। पहले में जब कोल और किरात लगभग एक सदी के आसपास आए होंगे, और उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पर खस आए होंगे। ठीक है, तो पहले किरात और कोल में बढ़िया सिस्टम चल रहा था, वो आराम से मजे ले रहे थे। लेकिन बाद में आते हैं खस। खस क्या कर देते, दोनों का अंत कर देते हैं। और अब जो किरात और जो कोल रहते हैं, वो हमारी उत्तराखंड के अलग से बहुत ही बेकार जगहों में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, कुछ इनके अन्य नाम हैं। इनके अन्य नाम क्या क्या बोलते हैं, किरातों का नाम, अन्य नाम क्या है इनका, इनको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले क्या आता है, किम। किम इनको बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं किन्नर। जो किन्नर जनजाति वो हिमाचल प्रदेश में रहती है। ठीक है, तो ये वही जनजाति है, किरात और किन्नर दोनों एक ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इनको किन्नर भी हम कहते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर किम पुरुष भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किम पुरुष। किम पुरुष भी इनको कहा जाता है। ये तीन नाम आपको याद होना चाहिए। किम, किरात जाति के इन तीनों नामों को आपको याद करना है। पहला क्या है, किम, फिर किन्नर, फिर किम पुरुष। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। जब किरात और कोल आपस में मिल गए थे और खसों ने इन पर आक्रमण किया था, उस समय क्या हुआ था, ये लोग अपनी जो पूरी शक्ति थी वो खो बैठे थे, और ये हिमालय के दुर्गम एरिया में रहने लग गए। कुछ लोग तराई भाबर की ओर भाग गए, और कुछ लोग हिमालय के दुर्गम एरिया में चले गए। कोई तराई भाबर में आ गया, कोई कर्णप्रयाग, कोई मुनस्यारी, ये लोग वहां वहां चले गए। ठीक है, तो इसके बारे में आपने समझ गए होंगे। तो ये किरात जनजाति के बारे में आप डिटेल से समझ चुके हैं, कहाँ से आए थे और कहाँ गए हैं, आजकल अब निवास ये लोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जो किरात जाति है वो मंगोल जाति की है, एक उपजाति है जो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इसलिए इनकी जो एकदम मिलती, इनका जो शारीरिक बनावट है वो मंगोलाइट प्रजाति का लगता है। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज हम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनका व्यवसाय। ये लोग मेनली जो इनका व्यवसाय था वो क्या था, ये चरवाहे थे। व्यवसाय, चरवाहे, या फिर कह सकते हैं हम भेड़ पालन। भेड़ या बकरी पालन ये लोग करते थे। भेड़ या बकरी पालन इनका मेनली उद्देश्य था। आपसे पूछ सकते हैं कि जो किरात जनजाति है इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, या तो ये लोग चरवाहे थे, या लोग ये क्या काम करते थे, भेड़ या बकरी पालन करते थे। ठीक है, ये चीज आप समझ रही होगी। यानी कि उत्तराखंड में किरात जनजाति का क्या महत्व था करके इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। कुछ और डिटेल उनको भी जानते हैं। अब बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की। अब सामाजिक जीवन में जो इनका परिवार था, संयुक्त परिवार की तरह ये लोग आपस में रहते थे। ठीक है, यानी कि इनमें ऐसा सिस्टम भी था, ये अपनी बुआ या मामा के लड़की से शादी कर सकते थे। ठीक है, तो किरात थे, इनका जो वो था सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन क्या था इनका, ये लोग क्या करते थे सामाजिक जीवन में, संयुक्त परिवार प्रथा। ये आपसे बार बार पूछा जाएगा प्रश्न है, जो किरातों में कौन सी परिवार प्रथा देखी जाती है, तो संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ देखी जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा, ये लोग साथ में निवास करते थे। ठीक है, इनमें अपने मामा या बुआ के लड़के या लड़की से शादी हो सकती है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और धार्मिक की बात करें, यानी कि धार्मिक जीवन की बात करें इनकी, ये लोग ज्यादा अंधविश्वासी थे धार्मिक जीवन में, और जादू टोना में विश्वास रखते थे। जादू टोना, जादू टोना में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। ठीक है, ये सब इतिहासकारों की जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो धार्मिक जीवन, जादू टोना पर विश्वास करते थे। ठीक है, आप लोग ये समझ चुके होंगे। एक बार हम किरात जाति का रिवीजन कर लेते हैं। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड में प्रथम जनजाति किसको माना गया है, वो किरात जनजाति को माना गया है। कहीं पे किरात जाति लिखा, कहीं पे जनजाति लिखा, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद अन्य नाम क्या है, किम, किन्नर या फिर किम पुरुष इनको कहा गया है।
साहित्यिक ग्रंथों में भी इनका उल्लेख हमें मिलता है, जैसे बाण भट्ट में भी मिलता है, बाण भट्ट के और कालिदास की कादम्बरी में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो बहुत सी बुक में इनका उल्लेख मिलता है, तो वो हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। व्यवसाय क्या है इनका, मेन भेड़ पालन या बकरी पालन इनका मेन उद्देश्य है, और ये ग्वाला या चरवाहे भी ये लोग करते हैं काम। और सामाजिक जीवन क्या है इनके, संयुक्त परिवार प्रथा है, धार्मिक में जाति धर्म में ये लोग विश्वास करते हैं, देवी देवता पूजन भी इनके यहाँ चलता है, ठीक है। तो किरात जाति भी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम खस जाति की, ठीक है। अब बात करेंगे हम खस जनजाति की, ठीक है। तो किरात पढ़ चुके हैं, कोल पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे खस जनजाति। खस जनजाति या खस जाति, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो मेनली इसके बारे में जो सबसे पहली डिटेल है, इनको आर्यों का वंशज माना जाता है। किसका वंशज? आर्यों का। फर्स्ट चीज आपको याद रखना है, आर्यों का वंशज। आर्यों का वंशज इनको माना जाता है। और राहुल साकृत्याल और लक्ष्मीदत्त जोशी और शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड में सबसे शक्तिशाली जो जनजाति है वो खस जनजाति है, ठीक है। इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। राहुल साकृत्याल, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, हिंदी में मत जाना, ठीक है। सांकृत्यायन, लक्ष्मीदत्त जोशी, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहां पर? मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां जाना, वहां से आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। लोअर पीसेज के लिए मैं एक या दो आपको वो प्रैक्टिस सेट बनवा दूंगा, तो आप लोग लोअर पीसेज का भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जैसा कमेंट करना और व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना, ठीक है। तो इसलिए जब आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तभी काम करने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। राहुल सांकृत्याल, लक्ष्मीदत्त जोशी और कौन थे? और थे शिव प्रसाद डबराल। डबराल लिख दू यहाँ पर मैं, डबराल जी, ठीक है। इन्होंने कहा जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो जनजाति माना गया है वो किसको माना गया है? खस जनजाति को, ठीक है। खस को सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है इन तीनों के अनुसार। ये आर्यों के वंशज माने जाते हैं। कोई आर्यों का वंशज मानता है, या फिर कोई कुछ किरात का मानता है, कोई कुछ और मानता है, ठीक है। और कोई मेनली इनको क्या माना जाता है? वो माना जाता है आर्यों का वंशज माना जाता है, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। अब बात करेंगे इसके अलावा जो इनका उत्तराखंड में निवास स्थान की हम बात करते हैं, कैसे जो उत्तराखंड के अंदर आए, ठीक है। तो कोल और किरात जनजाति का यहाँ पर चल रहा था शासनकाल, तो उससे में क्या आते हैं? खस आते हैं, ठीक है। खस क्या करते हैं? कोलों और किरातों को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं और अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। कोल और किरातों को ये लोग हरा देते हैं और खस लोग उत्तराखंड में रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। जो बंगाल के पाल शासक थे उनके अभिलेखों में हमें जो अशोक चल, राजा अशोक चल जो नेपाल से उत्तराखंड में आया था, और खस जनजाति की क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये भी याद रखना, पाल शासकों के, पाल शासकों के अभिलेख में। अभिलेख में हमें उत्तराखंड के लिए जो खस जनजाति है इनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, ठीक है। खस देश का मिलता है, खस देश। कोई एक देश होगा जिसका नाम खस देश है, ठीक है। और खस देश किसको कहा जाता है? उस समय उत्तराखंड को ही खस देश कहा जाता था। ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो अब इनके बात करते हैं, इनकी विशेषता। ये युद्ध करने में काफी बलशाली थे, ठीक है। यानी कि इनको बहुत साहसी माना गया है। इनकी लंबी नाक, थोड़ा स्मार्ट कह सकते हैं, वो दिखाया गया है इनको। और इनका मेनली जो युद्ध में ये बहुत ज्यादा निपुण से कहते हैं, ठीक है। जैसे आर्य लोग थे उसी तरीके से खस भी माने जाते हैं, ऐसा हमारी किताबों में दिया गया है। अब बात करते हैं इनके व्यवसाय की। इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। कृषि और पशुपालन, व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय क्या था? कृषि या फिर पशुपालन। कहीं पे मधुमक्खी पालन ये भी हमारा होता था, लेकिन मेनली आपको याद रखना है कृषि और मधुमक्खी पालन, ये कहीं कहीं पे आपको दिखेगा, ठीक है। और पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन मेनली इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मधुमक्खी पालन भी ये लोग करते हैं, शहद का भी ये लोग काम करते हैं। तो ये सब कौन करता है? खस लोग करते हैं, ठीक है। अब बात आती है इनकी सामाजिक जीवन की। अब सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन, खसों में कोई भी क्या था? सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं।
खसों में कोई भी जाति प्रथा नहीं होती थी, ठीक है। तो इनमें जाति प्रथा बिल्कुल भी नहीं होती थी, जाति प्रथा बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। 1885 में, सन 1885 में खसों को शूद्र में शामिल कर लिया गया था। 1885 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय ही इसको क्या कर लिया गया था, शूद्रों में शामिल कर लिया था। शूद्रों में शामिल कब किया गया था, इस डेट को आपको याद रखना है, ठीक है। 1885 में शूद्रों में शामिल कर दिया गया खस जनजाति को, ठीक है। ये लोग बहुत ही युद्ध या बलशाली इन लोगों को हम कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है उसके बाद इनमें कुछ प्रथाएं चलती थी, जैसे टिकवा, झटेला या फिर जेठो। ये मुख्य इसमें कुछ विशेष इनकी कुछ चलती है प्रथाएं, ठीक है। अब इनमें कुछ प्रथाएं चलती थी, उन प्रथाओं को भी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कुछ प्रथाएं। तो इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूं। तो यहाँ पर कुछ प्रथाएं होती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है घर जवा। एक प्रथा होती है घर जवा, यानी कि जो जमाई, घर का जमाई यानी कि पत्नी, जैसे किसी लड़की की शादी होगी तो इसमें लड़की घर छोड़ के नहीं जाती थी, बल्कि क्या होता था, लड़का इसके घर ही आके रहने लगता था। इसको बोलते थे हम क्या, घर जमा। उसके बाद होती थी एक जेठू जेठू प्रथा। जेठू प्रथा यानी कि अगर कोई शासन करेगा या फिर किसी को भी उत्तराधिकार देना होगा तो इनका जो सबसे ज्येष्ठ, जो बड़ा बेटा होगा उसको दिया जाएगा, ठीक है, बड़ा बेटा, ठीक है। और उसके बाद होता है टिकुआ। टिकुआ एक होता है झटेला। तो ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। अब टिकुआ क्या आता था ना, जब कोई औरत या महिला अगर विधवा हो जाती थी तो वो कोई दूसरे मर्द से संबंध बनाते थे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, अगर कोई महिला क्या होती थी, विधवा हो जाती थी तो उसका संबंध किससे बनता था, दूसरे कोई प्राय मर्द से उसके संबंध बनता था, उसको क्या बोलते थे, टिकवा कहते थे, ठीक है। कहीं पर रैंकुआ भी लिखा होगा लेकिन मेनली क्या होता है, टिकवा होता है, ठीक है। और झटेला भी आपने सुना होगा। झटेला किसको बोलते हैं, टिकवा और झटेला। झटेला बोलते हैं तो यानी कि किसी विधवा है उसकी किसी पहले पति से या पहले पत्नी से जो संतान उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम झटेला, यानी कि पहले पति से हुई संतान या पहले पति से होगा, ठीक है, पहले पति से उत्पन्न संतान। आज भी हमारे पहाड़ों में एक गाली दी जाती है, झाट करके, सुना होगा ना, यानी कि उसी को बोलते हैं जिसकी पहली पत्नी से उत्पन्न संतान को, ठीक है। अगली बार से कोई भी ऐसा बोले तो उसको गाली कर देना, उसको सुना देना, ठीक है। तो यानी कि झटेला प्रथा क्या होती थी, पहले पति से जो उत्पन्न संतान होती थी उसको हम झटेला बोलते हैं। विधवा टिकुआ प्रथा क्या होती थी, विधवा महिला किसी और मर्द के साथ संबंध बना सकती थी, इसको क्या बोलते थे, टिकुआ प्रथा। जेठा प्रथा क्या होती थी, बड़ा बेटा को ही अधिकार दिया जाता था। और घर जमा क्या होता था, घर में ही रहने वाला, यानी कि जो जिसकी बेटी की शादी करेगा तो जमाई जो लड़का होगा घर छोड़ के इनके पास रहेगा, उसको घर जमा बोलते हैं, ठीक है। एक प्रथा और होती है जिसका नाम है देवदासी प्रथा। देवदासी, इसमें क्या होता है, ये लोग अपनी जो बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी को मंदिर में दान देते थे, बड़ी बेटी को मंदिर में दान देते थे, ठीक है। तो ये और भी उत्तराखंड में भी ये दो, मतलब हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी ये चीज देखी जाती है, देवदासी प्रथा, ठीक है। ये बड़ी बेटी को मंदिर में दान दिया जाने वाली प्रथा को क्या बोलते हैं, देवदासी प्रथा बोलते हैं। टिकुआ प्रथा समझ में आई होगी, झटेला प्रथा समझ में आई होगी, देवदासी प्रथा समझ में आई होगी, और घर जमा, जेठो प्रथा, ये सब हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब बात आती है लास्ट में इनके धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन में ये भी भगवान को मानते थे, बहुदेववाद था, नरसिंह भगवान को मानते थे, और क्या कहते हैं, जो भगवान शिव जी को, पार्वती मैया को, ये सबको मानते थे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ग्राम देवता की पूजा करते थे, ग्राम देवता, ये मेन नहीं हो जाएगा आपके लिए, ग्राम देवता की पूजा। और ये लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। एक बार मैं आपको खई जनजाति का रिवीजन यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है। खई जनजाति आर्यों का वंशज इनको माना जाता है। राहुल साकरत्यान, लक्ष्मीदत्त जोशी, और जो लक्ष्मीदत्त जोशी, और क्या था तीसरा नाम आपको पढ़ा होगा, लक्ष्मीदत्त जोशी, और जो डबराल थे, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार क्या था, ये लोग सबसे पावरफुल, शक्तिशाली थी, ठीक है। पाल शासकों के अभिलेख में खई जनजाति को आप क्या मानते हैं, इनका उल्लेख हमें मिलता है। उनके अभिलेखों में पाल शासकों के व्यवसाय कृषि और पशुपालन मुख्य था, उसके अलावा मधुमक्खी पालन भी ये लोग करते थे। और फिर आती है किसकी,
सामाजिक जीवन में जाति प्रथा इनके यहाँ बिल्कुल नहीं थी। 1885 में इनको क्या कहते हैं, शूद्रों में शामिल कर लिया गया था। और उसके बाद फिर क्या है, और ये ग्राम देवता की पूजा करते थे। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे कि राज जाति भी पुनर्जन्म में विश्वास करती थी, जबकि कोल भी पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। घर जमा इनकी यहाँ प्रथा होती थी। जेठो प्रथा, बड़ा बेटा को ही अधिकार मिलता था, इनके उत्तराधिकार का अधिकार किसको मिलता था, बड़े बेटे को मिलता था। टिकवा प्रथा, विधवा किसी अन्य पुरुष से संबंध बना सकती थी। और झटेला प्रथा, पहले पति से जो उत्पन्न संतान है उसको झटेला बोलते हैं। देवदासी, बड़ी बेटी के मंदिर को दान दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। ये खस जनजाति का क्या है, ये है खस जनजाति के उल्लेख। हम तो खस भी पढ़ चुके हैं, हम किरात पढ़ चुके हैं और हम कोल पढ़ चुके हैं। ये तीन जनजाति को हम पढ़ चुके हैं। ये जो ये है सब ये किताबों में लिखी गई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग जरूर इस क्लास को देखिएगा, अवश्य मुझे लगता है आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कहीं पर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, सर इस पर डाउट है थोड़ा बता दीजिए करके। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है या आपको इसमें राइटिंग कहीं पर समझ में नहीं आती है, तो राइटिंग समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, मैंने इसके प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, लिंक में क्लिक करना, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, फिर ज्वाइन करना। उसके बाद आप कोई भी कमेंट वहां पर कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।